नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, यहां पर हम करते हैं हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर सब कुछ बेहतर है तो आज के इस बेहतरीन सेशन की आप शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए अगर सब कुछ बेहतर है तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखो जी, कल की जो क्लास थी उसमें हम इसी क्वेश्चन पे छोड़ के गए थे कि ये जो इनलैंड कंटेनर डिपो है ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। देखो जी, इस कंटेनर की अगर बात की जाए तो ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा, तो आप मेरे प्यारे प्यारे साथियों इसका आंसर देंगे सर ये रेवाड़ी में स्थित रहेगा। कहां पर रहेगा? तो मेरे भाई रेवाड़ी में स्थित रहेगा। ध्यान रखेंगे रेवाड़ी जिले की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहेंगे जी रेवाड़ी जिले की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी की स्थापना होती है। और एक मस्जिद मैंने रेवाड़ी में बताई थी जो बड़ी फेमस है, उस मस्जिद का क्या नाम बताया था? तो आप कहेंगे सर लाल मस्जिद। 1570 में अकबर के समय पर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें रानी की ड्योढ़ी कहां पर रहेगी, तो मेरे भाई ये भी आपकी कहां पर स्थित रहेगी? तो आप कहेंगे सर ये भी हमारी रेवाड़ी में स्थित रहेगी। इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए तो एक बाग वाला तालाब आता है। ठीक है, क्या आता है? तो आप कहेंगे सर बाग वाला तालाब।
और ये जो बाग वाला तालाब है ये भी आपका रेवाड़ी में रहेगा। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाएगा इसका निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण की अगर बात की जाए तो इसका नंदराम अहीर के द्वारा। किसके द्वारा, तो प्यारे प्यारे साथियों इसका निर्माण नंदराम अहीर के द्वारा कराने का काम किया गया था। एक हमारा यहां पर घंटेश्वर मंदिर होगा, और देखो जी घंटेश्वर मंदिर की बात करें तो ये रेवाड़ी में रहेगा। लेकिन इस मंदिर की खास बात क्या है, तो आप कहेंगे इस मंदिर की दीवारों के ऊपर जो हमारा सनातन धर्म है इसके सभी देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो यहां पर लगी हुई है। तो हरियाणा में ऐसा कौन सा मंदिर हो जाएगा जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति है, तो वो आपका घंटेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण अली बख्श अहमद ने अपने जो स्वांग है उसी के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके कराने का काम किया गया था। हेमू की हवेली अगर आपसे पूछ ली जाए तो हेमू की जो हवेली है ये आपकी कहां पर स्थित रहेगी, तो आप कहेंगे सर कुतुबपुर में स्थित रहेगी। कहां पर है, कुतुबपुर, जो कि आपका कहां पर रहेगा, तो ये भी हमारा रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा मेरे भाई, रेवाड़ी में रहेगा। राव तुलाराम पार्क के बारे में पूछ ले कि राव तुलाराम जो पार्क है ये आपका कहां पर स्थित है, या राव तुलाराम स्टेडियम ये भी आपका रेवाड़ी में स्थित रहेगा। कहां पर मेरे प्यारे भाइयों, ये भी आपका रेवाड़ी में स्थित रहेगा, राव तुलाराम में। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेजांगला पार्क, ठीक है भाई, तो रेजांगला पार्क है ये भी आपका कहां पर रहने वाला है, रेवाड़ी, जिसको हम पित्तल नगरी के नाम से जानते हैं। ब्रोज सिटी या सैनिकों की भूमि कहा जाता है किसको, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेवाड़ी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि प्रभाकर वर्धन राजवंश का पहला राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो प्रभाकर वर्धन अगर बात की जाए तो ये जो प्रभाकर वर्धन है ये पहला राजा था जिसने जो अपनी राजधानी है वो कहां पर स्थापित करने का काम किया था। तो देखो जी प्यारे प्यारे साथियों, अगर मैं प्रभाकर वर्धन की अगर बात की जाए तो आपको पता है प्रभाकर वर्धन कौन हुए हैं, तो आप कहेंगे सर हमने हर्षवर्धन का नाम सुना है, उसी के पिता हुए हैं। कौन है, प्रभाकर वर्धन, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से हम थोड़ा सा डीप में कर लेते हैं कि ये जो प्रभाकर वर्धन है इसकी 3 संतानें हुआ करती थी। कितनी, 3 संतानें। एक का नाम तो था राज्यवर्धन जो इसका बड़ा बेटा था, उसके बाद इसका छोटा बेटा था हर्षवर्धन, और भाई इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, इसके अगर पूर्वजों की बात की जाए यानी कि वर्धन वंश के सबसे पहले शासक की बात की जाए जिसने इस वंश की स्थापना की थी तो उसका नाम था पुष्यभूति। ध्यान रखेंगे इस वंश के जो संस्थापक हुए हैं, अगर इसका नाम पूछ लिया जाए, संस्थापक अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, संस्थापक अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, सर उसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति है, इसी ने इस वंश की स्थापना की थी। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों ध्यान रखेंगे ये जो आपका वर्धन वंश है इसी को हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से, तो आप कहेंगे सर पुष्यभूति वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके द्वारा एक काम कराने का काम किया था, और वो काम क्या कराया था, तो आप कहेंगे सर हरियाणा में इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था शतानेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, शतानेश्वर महादेव मंदिर। यहां से बड़ा कंफ्यूज रहता है कि भाई आपके पास 2 मंदिर रहेंगे, एक तो शतानेश्वर महादेव मंदिर और एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। दोनों मंदिर आपके अलग अलग हैं। अगर आपसे शतानेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पूछ लिया जाए तो मेरे भाई इसका जो निर्माण कराया गया था ये किसके द्वारा कराया गया था, तो आप कहेंगे इसका निर्माण कराया गया था पुष्यभूति के द्वारा। किसके द्वारा, पुष्यभूति के द्वारा। जबकि सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ के द्वारा कराया जाता है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यह भ्रम सरोवर के बीचों बीच स्थित है। भ्रम सरोवर के बीचों बीच कौन सा मंदिर स्थित है, तो आप कहेंगे सर वो होगा हमारा सर्वेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन ये जो शतानेश्वर महादेव मंदिर है इस महादेव मंदिर को ध्यान रखेंगे नष्ट कराने का काम किया था। और इसको नष्ट किसने कराया था, महमूद गजनवी ने। किसने, महमूद गजनवी ने। और फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। ये जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे सर सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ की अगर बात की जाए तो प्यारे प्यारे साथियों ये मराठाओं के सेनापति रहे हैं। कौन हुए हैं, तो आप कहेंगे मराठाओं के सेनापति हुए हैं सदाशिवराव भाऊ। उसी के द्वारा इस मंदिर का क्या कराया गया, पुनः निर्माण कराया गया। तो ये तो पुष्यभूति से क्वेश्चन जो पेपर में छपेगा उसके बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं इधर से। देखो जी बात थी कब की, तो ये जो राज्यवर्धन है ये आपका 605 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। ये शासक बनता है 605 से 606 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन की क्या होने पर, मृत्यु होने पर, जो कि आपकी कब हो गई थी, 605
605 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, 605 ईस्वी में हो गई थी। तो 605 से 606 राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है और उस समय पे जो राज्यश्री है इसका जो विवाह हो चुका था, इसका जो विवाह हो चुका था वो ग्रहवर्मन के साथ, किसके साथ है? ग्रहवर्मन के साथ है, जो कि कहां का, तो ध्यान रखेंगे ये आपका कहां का शासक था? तो ये आपका कन्नौज का शासक हुआ करता था। कहां का? तो आप कहेंगे सर कन्नौज का शासक हुआ करता था। अब देखो ये जो ग्रहवर्मन है इसकी हत्या कर दी जाती है, किसके किसके द्वारा? ये भी पेपर में आ चुका है। मालवा वंश के एक शासक हुए थे जिसका क्या नाम था? तो आप कहेंगे सर उस शासक का नाम क्या था? देवगुप्त। ठीक है, तो यहां पर देवगुप्त का नाम ध्यान रखेंगे और एक शशांक का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देवगुप्त ने जो हत्या इसकी कर दी थी, शशांक ने इसका साथ दिया था। अब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा उस समय की घटना थी, तो राज्यवर्धन है ये मालवा के शासक को मार देता है, ध्यान रखेंगे, और फिर ये बढ़ता है शशांक को मारने के लिए। और उस समय पे क्या होता है, जो शशांक है वो धोखे से यानी कि इसके खाने में जहर मिला के दे देता है और राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और फिर जो हमारा शासक बनता है हर्षवर्धन, 606 से लेके 647 ईस्वी तक ये शासक रहा था। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसका जन्म की डेट पेपर में पूछी जाती है और इसका जो जन्म है वो 590 ईस्वी में हुआ था। शासक बना था ये मात्र 17 साल की इसकी उम्र थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था? तो ये शैव धर्म का उपासक था। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो सोनीपत का ताम्र अभिलेख है वहीं से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन बातों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, बची हुई बातें आगे हम करने का काम करेंगे। उसके बाद बात आती है यहां पर, देखो इसकी राजधानी क्या रहेगी? थानेसर रहेगी। हर्षवर्धन की दो राजधानियां थी, एक थानेसर और एक कन्नौज हुआ करती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा का शिला देवी मंदिर है ये किस वास्तु जो आपकी शिल्पी है पैटर्न का डिजाइन किया गया है? इसके मामले में हमने पहले डिस्कस अच्छे से कर लिया, तो आज यहां पर अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। ये आपकी कौन सी शैली होगी? राजस्थानी शैली। लेकिन आप मेरे को बताएंगे हरियाणा में खजुराहो शैली के ऊपर आधारित कौन सा मंदिर होगा? खजुराहो शैली के ऊपर आधारित मंदिर है, तो आप कौन सा मंदिर बताएंगे? तो आप कहेंगे सर भीमा देवी मंदिर। कौन सा? भीमा देवी मंदिर। ये खजुराहो शैली के ऊपर आधारित है, उत्तर भारत का खजुराहो इसको कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो ध्यान रखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए हैं इन्हीं ने निर्माण कराया था 8वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में। और 1254 में नसीरुद्दीन महमूद, कौन? नसीरुद्दीन महमूद है, इसने इसको नष्ट कराने का काम किया था। एक मंदिर आता है मनसा देवी का मंदिर। कौन सा? मनसा देवी का मंदिर। ये आपका पंचकुला में स्थित रहेगा। और ये भी आपका कहां पर है? तो ये भी आप पंचकुला पिंजौर का नाम आप यहां पर बता सकते हैं। तो देखो जी मनसा देवी मंदिर है, ये किस शैली पर आधारित होगा? पंचायतन शैली के ऊपर आधारित। कौन सी? पंचायतन शैली के ऊपर ये मंदिर आपका आधारित रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा? राजस्थानी शैली हो गई। उसके बाद बात आती है भारोत्तोलन की मशीन के कारखाने हरियाणा में कहां पर स्थित है? देखो जी भारोत्तोलन मशीन की अगर बात की जाए तो ये कारखाने हमारे कहां पर स्थित रहेंगे? तो आप कहेंगे सर ये कारखाना हमारा सोनीपत में स्थित है। लेकिन रोहतक में ध्यान रखेंगे एशियन पेंट। ठीक है, एशियन पेंट है ये आपका कहां पर है? रोहतक में रहेगा। नट बोल्ट जो उद्योग है ये भी आपका कहां पर है? रोहतक में स्थित रहेगा। जींद में कौन सा उद्योग है? तो ध्यान रखेंगे, देखो हमारे पास है जींद में आपसे साइकिल उद्योग पूछ ले तो सभी जानते हैं साइकिल उद्योग की स्थापना 1951 में जानकी दास के द्वारा कहां पर? सोनीपत में की गई थी। लेकिन सोनीपत कभी ऑप्शन में ना आए तो आप यहां पर क्या बता सकते हैं? यहां पर बता सकते हैं साइकिल उद्योग। ठीक है भाई, इसके अलावा चमड़ा उद्योग, हरियाणा का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है, फरीदाबाद में स्थित रहेगा। लेकिन फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं आए तो ध्यान रखेंगे जींद में चमड़े की सफाई होती है। जींद में चमड़े की क्या होती है? तो आप कहेंगे सर यहां पर सफाई होती है। ठीक है भाई, फरीदाबाद में बहुत सारे उद्योग हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर उद्योग है, ये आपका कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में। जेसीबी उद्योग भी यहीं पर रहेगा, ट्रैक्टर उद्योग भी यहीं पे रहेगा, आपकी बाटा चप्पल है वो भी यहीं पर बनती है। ठीक है, हड्डी की नक्काशी उद्योग कहां पर रहेगा? तो हड्डी की जो नक्काशी उद्योग है वो भी आपका फरीदाबाद में रहेगा। इसी प्रकार से अगर अपन और यहां पर बात करें तो और कौन से उद्योग होंगे? तो एक हमारे पास कृत्रिम अंग आता है। ठीक है, कृत्रिम जो अंग है
ये उद्योग भी आपका यहीं पे रहेगा। तो बहुत सारे उद्योग हैं जो आपके कहां पर, एक राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, ठीक है, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे, ये भी आपका कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में स्थित रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो आपका भारोत्तोलन की मशीनरी का कारखाना है ये सोनीपत में रहेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे आपसे लिबर्टी जूता उद्योग पूछ ले तो इसकी डेट ध्यान रखेंगे 1954 में स्थापित हुआ था और ये आपका कहां पर रहेगा, करनाल में स्थित रहेगा। कहां पर है, करनाल में। अगर आपसे वनस्पति उद्योग के बारे में पूछ ले तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों ये भी आपका करनाल में रहेगा। लेकिन आपसे मेडिकल डिवाइस उपकरण उद्योग के बारे में पूछ ले तो ये मेडिकल डिवाइस है, ये भी आपका करनाल में रहेगा। लेकिन मेडिकल उद्योग के बारे में, औषधि उद्योग के बारे में पूछ ले तो वो आपका गुरुग्राम हो जाएगा। इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। मिक्सी सिटी है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। जो आपकी किसको कहा जाता है, अंबाला को कहा जाता है, वैज्ञानिकों की नगरी है अंबाला रहेगा। वैज्ञानिक उपकरण वहां पर बनते हैं 35% पूरे भारत के जो वैज्ञानिक उपकरण है उसमें अकेले अंबाला की हिस्सेदारी रहेगी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आता है पर्सन एक पुरस्कार का पुस्तक, ये किसने लिखी, पर्सन एक पुरस्कार, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो ध्यान रखेंगे भाई ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी श्रीनिवास वस्त की। उसके बाद राजा राम शास्त्री, आपको पता है एक उपन्यास जिसका नाम क्या रहेगा, झाड़ू फिरी, किसका उपन्यास है, ये राजा राम शास्त्री का पहला उपन्यास आपका रहने वाला है। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मनोहर लाल खट्टर राज्य के कौन से नंबर के सीएम है, मनोहर लाल खट्टर है ये कौन से नंबर के यहां पर सीएम रहने वाले हैं व्यक्तिगत रूप से। आप कहेंगे सर ये हरियाणा के 10वें सीएम होंगे, कौन से होंगे भाई, तो ये हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 10वें सीएम होंगे। नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। अब देखो मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1954 में जन्म हुआ था इसका निदाना में, ठीक है जी। निदाना गांव कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। उसके बाद इसके पिता का क्या नाम था, हरबंश खट्टर, ठीक है, इसके पिता का नाम है हरबंश खट्टर हो जाएगा, ठीक है भाई। और रोहतक से ही हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका जन्म एक बार पेपर में पूछ लिया था। तो ध्यान रखेंगे 15 सितंबर 1947 से आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जबकि आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और इसके साथ लगातार दो बार अपना जो कार्यकाल है, लगातार 2 बार सीएम के रूप में क्या करने वाले, कार्यकाल को पूरा करने वाले हरियाणा के पहले जो सीएम हुए हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए हैं। अब आप कहोगे सर ये कहां से आते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये आते हैं सांगी गांव में इसका जन्म हुआ था। और ये जो आपका गढ़ी सापला किलोई, ठीक है, गढ़ी सापला जो आपकी किलोई वाली विधानसभा सीट है, इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। और ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी जो जीत है, आपसे यह भी पूछ सकता है हमारी 14वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का काम किया था, किसने किया था, तो वो किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी सीट से, ठीक है। जबकि सबसे छोटी जो जीत है विधानसभा में, छोटी जीत कौन सी विधानसभा में, 14वीं विधानसभा में हरियाणा की, जो 2019 से लेकर 2024 तक रहेगी। और इसमें सबसे छोटी सीट है ना, जीत है, ये आपकी गोपाल कांडा की हो जाएगी। गोपाल कांडा जिनका संबंध कहां से रहेगा, सिरसा विधानसभा सीट से। कहां से, सिरसा विधानसभा सीट से। तो ध्यान रखेंगे मनोहर लाल खट्टर हैं, ये राज्य के व्यक्तिगत रूप से 10वें सीएम होंगे। जबकि हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम के बारे में पूछ ले, पहला मनोनीत सीएम आप भी जानते होंगे भगवत दयाल शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो भगवत दयाल शर्मा, जिसका जन्म हुआ था बेरी गांव झज्जर में। कहां पर है, बेरी गांव झज्जर में। और ये जन्म कब लिया इन्होंने, 1918 में जन्मे थे बेरी गांव झज्जर में। और इसकी जो मृत्यु है ये हुई थी कब, तो आप कहेंगे सर 1993 में। और इसकी मृत्यु रोहतक में हुई थी, ठीक है। पीजीआईएमएस जो रोहतक है, जिसका शायद भगवत दयाल शर्मा के नाम से ही जो नामकरण है वो यहां पर रहने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद चलते अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में सूरजपुर में मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे सूरजपुर की अगर बात की जाए तो ये आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। कपड़ा की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है, एशिया में कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट है। तो एशिया में इसकी सबसे बड़ी जो मार्केट है वो आपकी कहां पर लगती है, तो आप कहेंगे सर रोहतक में लगती है, सोरा मार्केट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पित्तल कहां पर होगा, तो आप कहेंगे सर रेवाड़ी में। लेकिन छोटी पित्तल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, छोटी पित्तल नगरी है ये आपकी
आपको कहा जाएगा किसको, जगाधरी को। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, जगाधरी को कहा जाता है, जगाधरी छोटी पित्तल नगरी के नाम से। जबकि पेपर सिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे सर, यमुना नगर। क्या कहेंगे, यमुना नगर, ठीक है। काठ की मंडी कहां पर लगती थी, तो आप कहेंगे सर काठ की जो मंडी है ये हमारी अब्दुल्लापुर में लगा करती थी, ठीक है। कहां पर है, अब्दुल्लापुर में। और कब लगती थी ये, तो ध्यान रखेंगे आजादी से पहले, आजादी से पहले, ठीक है। यानी कि 1947 तक काठ की सबसे बड़ी मंडी अब्दुल्लापुर में लगती थी। कपास की सबसे बड़ी मंडी कहां पर हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर कपास की जो सबसे बड़ी मंडी है वो नारनौल में लगा करती थी। इस बात की जो जानकारी है वो हमें बाबरनामा पुस्तक से मिली है, बाबर के समय की बात हो रही है, ठीक है जी। एक पुस्तक ध्यान रखेंगे अकबरनामा, अकबरनामा। ये जो अकबरनामा है ये भाई 3 खंडों में बटी पुस्तक है। और ध्यान रखेंगे अकबरनामा या आईने अकबरी, इसी से हमें किसका वर्णन मिलता है, भिवानी का वर्णन मिलता है इस पुस्तक में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सुकन्या समृद्धि खाता योजना कब शुरू की गई थी। देखो आज समय हमारे पास बहुत कम है तो आज हम शायद इसको डिटेल से नहीं कर पाएंगे इतना, ठीक है। बाकी जो कल है वो इसको हम करने का काम करेंगे। देखो जी, सुकन्या समृद्धि खाता जो योजना है ये आप कहेंगे सर 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा मिलेगा। यानी कि आपको पता ही है हरियाणा में लिंगानुपात जो गिर गया था, इसी लिंगानुपात में सुधार के लिए 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी, ठीक है भाई। उसी दिन सुकन्या समृद्धि खाता योजना को भी शुरू किया था पानीपत से। चलो जी आगे, मिशन इंद्रधनुष योजना जो 7 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी, किससे संबंधित होगी, तो यहां पर आप क्या बताएंगे, ये होगी आपकी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। तो आप यहां से बच्चों का स्वास्थ्य भी ध्यान रखेंगे और इंद्रधनुष योजना का नाम भी ध्यान रखेंगे 2015। उसके बाद पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी हुई है, तो ये तो आप सभी बता देंगे कि भाई लिल्लो चमन, जाटनी, चंद्रावली या पनघट। पहली सफल फिल्म हरियाणा में कौन सी हुई है, ठीक है जी। आप सभी लेट चल रहे हैं भाई, ठीक है। देखो जी पहली जो सफल फिल्म है वो कौन सी हुई है, तो आप कहेंगे सर यहां पर होगी हमारी चंद्रावल, ठीक है जी। कौन सी होगी, चंद्रावल फिल्म होगी। लेकिन चंद्रावल को पढ़ने से पहले कुछ फिल्म मैं आपको बताता हूं। हरियाणा की पहली जो फिल्म है ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर पहली फिल्म होगी धरती। कौन सी होगी, हरियाणा की जो पहली फिल्म है ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये धरती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, धरती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद धरती फिल्म कब आई थी, तो ये 1968 में आई थी। कब, 1968 में। उसके बाद एक फिल्म आती है जिसका नाम था हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी, हरफूल सिंह जाट जुलानी की बात करें तो यह फिल्म आती है 1970 में। कब, 1970 में। ध्यान रखेंगे हरफूल सिंह जाट जुलानी का जो किरदार निभाया था वो किसने निभाया था, तो वो निभाया था आनंद सिंह पांडला ने, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे जो हरफूल सिंह है इसका जो किरदार निभाया गया था वो आनंद सिंह पांडला के द्वारा। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर आनंद सिंह पांडला। और इस व्यक्ति का संबंध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से रहेगा। हरफूल सिंह जाट जुलानी कौन थे, तो आप कहेंगे सर जो हरफूल सिंह हमारे जाट जुलानी हुए हैं उनका जन्म 1892 में ब्राह्मणवास भिवानी में हुआ था। उसके बाद बचपन में ही इसने किसी की हत्या कर दी थी, गलती से किसी को मार दिया, तो ये पुलिस से बच के भाग गए थे। कहां पर, जुलाना जींद में। और उसके बाद ये बताया जाता है कि भाई वहां पर एक फतेहाबाद में गो हत्या चल रहा था और वो जो गो हत्या अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था, इस बात की खबर लगती है हरफूल सिंह जाट जुलानी को और ये अपने कुछ साथियों के साथ निकल लेते हैं उस गो हत्या को बंद कराने के लिए। लेकिन हुआ ये कि वहां पर इसके जो साथी है वो इसको छोड़ के भाग जाते हैं। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी फौज ज्यादा है तो हमारा काबू यहां पर पड़ने वाला है नहीं, तो फायदा यही है कि वहां पर हम छोड़ के चले जाएं। लेकिन हरफूल सिंह जाट जुलानी जो बड़े बहादुर व्यक्ति थे उसने अकेले ने ही वहां पर आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया, जो फिरंगी है उनको मार भगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, तो जो अंग्रेजी सेना है उसकी नजर पड़ जाती है हरफूल सिंह जाट जुलानी से के ऊपर और ये हमेशा अंग्रेजों से बचते रहे। और फाइनली 1930 की ये बात थी, 6 साल तक अंग्रेज इसका पता नहीं लगा सके कि हरफूल सिंह जाट जुलानी कहां पर रह रहे हैं। फाइनली 1936 में पंजाब से इसको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इसको भाई साहब फांसी की सजा दी जाती है। और उसके बाद इसका जो
सऊ है उसको सतलुज नदी में बहाने का काम किया था अंग्रेजों ने। यही थे हमारे हरफुल सिंह जाट जुलानी। इसके ऊपर बनी थी वो फिल्म, आनंद सिंह पांडला के द्वारा उस फिल्म को करने का काम किया गया था, उसका अभिनय किया गया था। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें तो एक फिल्म आती है कौन सी, तो आप कहेंगे सर हमारे पास एक फिल्म आती है, मैं मोटी बता देता हूं, बहू रानी। कौन सी? बहू रानी। और ध्यान रखेंगे ये फिल्म 1983 में आई थी। कब आई थी? 1983 में। और ये हरियाणा की पहली सफल फिल्म हुई है। हरियाणा की पहली सफल फिल्म की बात करें तो वो कौन सी हुई है? आप कहेंगे सर बहुरानी फिल्म है। ये हरियाणा की पहली सफल फिल्म मानी जाती है। सफलतम नहीं, सफल फिल्म। सफल फिल्म और सफलतम में फर्क क्या है? सफल फिल्म जितना खर्चा उसके ऊपर आता है, उस खर्चे की अगर वो भरपाई कर ले तो वो एक सक्सेस फिल्म मानी जाती है। लेकिन भाई साहब सफलतम की बात करें, हरियाणा की सबसे सफलतम की फिल्म की अगर बात करें, यहां पे वैसे बहुरानी नहीं था तो हम बहुरानी कर देते, बहुरानी नहीं है तो हम चंद्रावल के साथ जाएंगे। सफलतम फिल्म जितनी उसके ऊपर लागत आई है वो तो पूरी कर ही ले, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा रिवेन्यू वो करे तो वो हमारी सफलतम फिल्म मानी जाती है। अब देखो जी 1984 में फिल्म आई थी जिसका क्या नाम था, तो आप कहेंगे सर वो फिल्म थी हमारी चंद्रावल। अब आप ध्यान रखेंगे ये जो चंद्रावल है, इस चंद्रावल में निर्माता और निर्देशक का जो काम किया गया था वो देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर के द्वारा। देवी शंकर प्रभाकर और दूसरे हमारे कौन रहेंगे, तो आप कहेंगे सर जयंत प्रभाकर। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? निर्देशक और निर्माता का काम। ये कहानी किसने लिखी थी? तो ध्यान रखेंगे भाई इस कहानी को लिखा था देवी शंकर प्रभाकर और इसकी पत्नी उषा शर्मा के द्वारा। ठीक है, उषा जांगड़ा है शायद, ये जांगड़ा या शर्मा एक बार देख लेना। ये उषा शर्मा के द्वारा इस कहानी को लिखने का काम किया। और इनकी कहानी किसके ऊपर आधारित थी? तो आप कहेंगे जी एक जाट लड़का था, इसके साथ साथ एक लोहारी थी, उन्हीं की प्रेम कहानी के ऊपर आधारित रहेगी। कौन सी फिल्म है? तो वो आपकी चंद्रावल फिल्म। और इसमें जो संगीत का काम किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे सर जेपी कौशिक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जेपी कौशिक है। और ये संगीतकार रहे हैं। ये कहां से आते हैं? ये आप रोहतक से आते हैं। कहां से आते हैं? ये रोहतक से आते हैं। ठीक है जी। आपने सुना होगा ना, गाड़े आड़ी गजबन छोड़ी, बादरगढ़ का बम बिजली से टूट पड़ी, मारे गए हम। ये जो गाना है ये चंद्रावल फिल्म का ही गाना है, ये आपका रहने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे हमारी आती है प्रदेश में मोरनी की जो पहाड़ी है, इसमें किस प्रकार की मिट्टी है ये पाई जाती है? देखो जी मोरनी की पहाड़ी में अगर मिट्टी की बात की जाए तो आपने मेरे साथ पढ़ा है पथरीली मिट्टी को। किसको पढ़ा है? पथरीली मिट्टी को। कंफ्यूज तो आपको रहेगा ही नहीं। अब यहां पर आपके पास पथरीली मिट्टी नहीं है तो लेटराइट मिट्टी ये भी आपकी नहीं होगी, बालुई चिकनी मिट्टी ये भी नहीं होगी, बालू मिट्टी ये भी नहीं होगी, आपकी भूरे रंग की मिट्टी हो जाएगी। रट लेना, इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है जी। लेकिन आपसे कहूं कि मैं हरियाणा में सबसे अधिक जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है? सबसे अधिक जो मिट्टी है हरियाणा में वो कौन सी पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर वो पाई जाएगी दोमट मिट्टी। कौन सी पाई जाएगी मेरे भाई? दोमट मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की मिट्टी में लवणता कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये आपकी 33% पाई जाती है। कौन सी? तो ये आपकी 33% पाई जाती है लवणता। लवणता मिट्टी में कैसे बनती है? तो आप कहेंगे सर अधिक अगर हम सिंचाई करते हैं तो इससे क्या बनती है? लवणता बन जाती है। हरियाणा की मिट्टी का रंग कैसा है? तो आप कहेंगे सर मिट्टी का रंग होगा पीला। उसके बाद हरियाणा की जो मिट्टी है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 6 भागों में बांटने का काम किया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। इसके अलावा लाल चेनेस्टेट मिट्टी है, ये हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? तो ये आपकी यमुनानगर में पाई जाती है। सोलर नामक चिक्का कहां पर पाया जाता है? तो ये आपका सोलर नामक जो चिक्का है ये आपका फतेहाबाद में पाया जाता है। कहां पर है? फतेहाबाद में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या नाम जो मिट्टी पाई जाती है कालका में, गिरिपादीय मैदान की मिट्टी, नारायणगढ़ में और जगाधरी में। ठीक है। तो देखो जी अगर कालका में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? गिरिपादीय मिट्टी को। कालका में पाई जाने वाली गिरिपादीय मिट्टी को घर के नाम से, जबकि नारायणगढ़ और जगाधरी में जो पाई जाती है उसको कंधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे मोरनी की पहाड़ी में भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भाग का प्रांत था या किस भारतीय प्रांत का भाग था? ठीक है भाई। यानी कि जो हरियाणा है
ये अपना भारत आजाद हो गया, उसके बाद भी हम किसमें शामिल थे? तो भाई आप शामिल थे किसमें? पंजाब में। आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हमें अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। तकरीबन 10 मिनट हमारे यहां पर लगेंगे, तो अगला कल जब क्वेश्चन आएगा तो उसके वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमारे पास जो समय है वो बहुत कम है, ठीक है भाई। तो यहां पर पंजाब का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं कल इससे संबंधित सारे करा दूंगा। उसके बाद आगे आती है बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये मेरे को कहां पर कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे, ठीक है। किसका? बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद के ऊपर आसीन रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं पिछले क्वेश्चन के लिए कि जो बाबू परमानंद है ये हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे हैं? किस पद पर आसीन रहे हैं? रवि चौहान, सोनिया शर्मा, बहुत बढ़िया भाई पूनम यादव, आप फटाफट कमेंट करते रहिए, ठीक है जी। देखो जी, अगर आप बात करें बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर रहे हैं, तो ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। क्या रहे हैं मेरे भाई? ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। राज्यपाल के बारे में आप सभी जानते होंगे, हरियाणा का पहला राज्यपाल डॉक्टर धर्मवीरा। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा के पहले राज्यपाल डॉक्टर धर्मवीरा हुए हैं या धर्मवीर हुए हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से आते थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के राज्यपाल बने थे और 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। ध्यान रखेंगे, ये जो कार्यकाल है इसका लगभग 10 महीने का रहा था। एक बार तो पेपर में यही पूछ लिया था कि धर्मवीर कितने समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे, तो लगभग 10 महीने तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छे, पूनम यादव, सोनिया, रवि चौहान, आपने सही आंसर दिया है। तो ये आपके कितने भाई? ये लगभग 10 महीने तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। फिर आपके राज्यपाल आते हैं बीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब आपने चक्रवर्ती मिथुन का तो नाम सुना ही होगा। मिथुन की फिल्में किस किस ने देखी हुई है? कमेंट जरूर करना, किस किस ने देखी हुई है। क्या? बिल्कुल नीतू शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड चैनल के ऊपर भी, और आप तो कुरुक्षेत्र के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। देखो जी भाई, आपने जो है जीके को और जल्दी से कवर करना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कुरुक्षेत्र का, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। तो देखो जी, बीएन जो चक्रवर्ती है ये आपके क्या रहेंगे? तो आप कहेंगे भाई ये सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे हरियाणा में? तो आप कहेंगे सबसे लंबे समय तक ये राज्यपाल रहे थे, ठीक है। सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? तो ये हरियाणा के राज्यपाल रहे। कौन? बीएन चक्रवर्ती। और ध्यान रखेंगे, कार्यकाल के दौरान ही इसकी क्या हो गई थी? तो आप कहेंगे सर कार्यकाल के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बीएन चक्रवर्ती की। हरियाणा में एक नहर है भिवानी नहर, उस भिवानी नहर का नाम भी बीएन चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया है। अब देखो सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? सबसे छोटा जो कार्यकाल है ये हरियाणा में किसका रहा है? तो आप कहेंगे ओम प्रकाश वर्मा का, ठीक है जी। जो गढ़ी मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से आते थे, ओम प्रकाश वर्मा। हरियाणा में सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में हरियाणा में 2 ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब, हरियाणा में 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं। तो आप कहेंगे आर.एस. नरूला। कौन रहेंगे भाई? आर.एस. नरूला व एस.एस. संगवालिया। आर.एस. नरूला, एस संगवालिया, ठीक है मेरे भाई। ये हरियाणा के 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो अपने जो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट है, हरियाणा और कौन सा? पंजाब हाईकोर्ट है, इसमें किसके पद पर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये दोनों व्यक्ति रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है, हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो देखो जी, ये जो आपका पूरे की पूरी जो योजनाएं हैं ये देख के ही पता लग रहा है कि हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन योजना, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये सारे की सारी जो योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। लेकिन स्वयं सिद्ध योजना है
ये शिक्षा से संबंधित नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्वयं सिद्ध योजना। देखो जी, आप बार बार जो है डिमांड कर रहे थे किसके बारे में कि सर 24-25 को हमारा एग्जाम है, तो उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा की इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा बजट से क्वेश्चन आएंगे, और हमारा जो करंट अफेयर है यहां से क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल भाई, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, और ये जो पढ़ा रहे यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, और कुल मिलाकर यहां से आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसकी हरियाणा जीके के। तो देखो जी, 5 से 6 क्वेश्चन तो इन क्लासों से आपके कवर हो जाएंगे। फिर बचता है ये भाग, तो इस भाग की आपको कल बता दिया जाएगा। ठीक है जी, कल आपको टाइम बता दिया जाएगा अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तकरीबन लाइव क्लास जो होगी वो आपकी 5 से 6 घंटे चलेगी। उस क्लास को जरूर ज्वाइन करना। आपका सारा 1 साल का करंट अफेयर, आपका बजट और आपकी जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसको बिल्कुल ये समझ लो कि जो 197 पेज है उसको हमने 15 पेजों में पिरो के रख दिया है। बहुत क्रीम कंटेंट निकाला है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा इस चीज की, आप उन गारंटी देता। आप पढ़ के देखना, और अगर यहां से क्वेश्चन बना तो अपने उन 15 पेज से ही क्वेश्चन आ जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस चीज के, आप उन गारंटी देता है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी आगे। उसके बाद किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे ना, गोहाना की जलेबी सभी ने खा रखी होगी। तो ये गोहाना सोनीपत में रहेगा। गोहाना का पुराना नाम कभी पूछ ले पेपर में तो गबन गोहाना के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है जी, अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूं इसराना कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर इसराना रहेगा पानीपत में। अगर मैं आपसे समालखा की बात करूं तो समालखा भी कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कालावाड़ी की बात करूं तो ये कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये सिरसा में रहेगा, सिरसा की आरक्षित सीट है। जबकि इसराना पानीपत की आरक्षित सीट है। सोनीपत की आरक्षित सीट कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर खरखोदा आरक्षित सीट है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपसे, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थल है। स्थल आपका कोई भी नाम देके पूछ सकता है कि किस जिले में रहेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज जो बच्चे होते हैं वो तावड़ू में कंफ्यूज होते हैं। अब उनको अब पूछ लो, सारे बताएंगे कि तावड़ू मेवात में है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो प्रेशर इतना रहता है कि वो सोना तावड़ू को एक साथ पढ़ते हैं और पूरी फीलिंग लेते हैं गुरुग्राम की, और 90% ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो तावड़ू हुई ये आपका नूह में रहेगा, और आपका सोना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका गुरुग्राम में रहेगा। जब ऐसे आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो मैं तो ये कहता हूं उन क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक आपने एलनाबाद का नाम सुना है, एलनाबाद, ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये सिरसा में रहेगा एलनाबाद। लेकिन मैं इसका आज पुराना नाम बता देता हूं, खड़ियल हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो इसका पुराना नाम है खड़ियल हुआ करता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, तो भाई ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी के साथ हम कनेक्टिविटी बनाने का काम कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में तो ये सारे के सारे आपके गलत ऑप्शन हैं, क्योंकि भाई ये हबीमन्यु, डॉक्टर हबीमन्यु है, ये उस समय पे हुआ करते थे पिछली बीजेपी की सरकार में। अभी हमारे जो ताऊ जी है मास्टर जी मनोहर लाल, ठीक है, कौन रहेंगे, हरियाणा के मनोहर लाल हैं, ये आपके क्या रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे। जब क्वेश्चन आ ही गया तो आप हरियाणा के कृषि मंत्री का नाम बता दीजिए, तो कृषि मंत्री कौन होंगे, जेपी दलाल होंगे। कौन होंगे मेरे भाई, जेपी दलाल। उसके बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास, हरियाणा में महिला और बाल विकास मंत्रालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे कमलेश ढांडा के पास। किसके पास है, कमलेश ढांडा के पास है। अगर पंचायत विभाग पूछ लिया जाए, पंचायत मंत्री, तो वो आपके कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर ये हो गया कौन, बबली। ठीक है, देवेंद्र बबली करके है, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया है, ध्यान रख लेना, देवेंद्र बबली। हरियाणा का पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास है, तो भाई ये दुष्यंत चौटाला के पास है। किसके पास है, काराधन वगैरह ये सारे दुष्यंत चौटाला के पास है। हरियाणा का आयुष मंत्रालय किसके पास है, तो आप कहेंगे सर ये आयुष मंत्रालय की बात हो, या फिर चिकित्सा की बात हो, या फिर आपका गृह मंत्रालय की बात हो, ये मंत्रालय हमारा अनिल विज के पास रहेगा। किसके पास रहेगा, अनिल विज के पास रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे एक अनूप धानक भी है जो आपके राज्य मंत्री बने हुए, स्वतंत्रता प्रभार है उसके पास है। लेकिन परिवहन मंत्री इंपोर्टेंट होगा। परिवहन मंत्री की बात की जाए तो ये कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर मूलचंद शर्मा। अभी आप इतने नाम याद रख लेंगे, अगली क्लास में और कर लेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों ध्यान रखेंगे, क्या ये तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन पेपर में यानी कि विधानसभा सीट भी पूछ ली जावे है,
तो ये जो जेपी दलाल है यो आपको कहां तय है, तो आप कहेंगे सर ये लोहारू से विधायक हैं। कमलेश ढाडा कलायत तय, कहां तय, कलायत तय, ठीक है। और कलायत की थे कैथल। देवेंद्र बबली की बात करें तो ये आपका कहां से रहेगा, तो आप कहेंगे सर टोहाना फतेहाबाद से रहेंगे। दुष्यंत चौटाला को सभी जानते हैं, उचाना उचाना जींद से ये विधायक रहेंगे। अनिल विज की बात करें तो अंबाड़ा कैंट से, कहां से, अंबाड़ा कैंट से। और मूलचंद शर्मा की बात करें तो बल्लभगढ़ से, कहां से मेरे प्यारे साथियों, बल्लभगढ़ से। हरियाणा की मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी ग्रामीण सीट कौन सी होगी, तो वो बादशाहपुर रहने वाली है, गुरुग्राम की राकेश दौलताबाद विधायक है। और हरियाणा की सबसे छोटी सीट ग्रामीण मतदाताओं के हिसाब से वो आपकी नारनौल रहेगी, ओम प्रकाश यादव यहां से विधायक रहेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट वो आपकी लोहारू रहने वाली है, जहां से जेपी दलाल वर्तमान में हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री रहेंगे वहां पर, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं कि हरियाणा का साहित्य निम्न में से सभी, मतलब हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय कौन सी भाषा के। तो देखो जी, हरियाणा की हिंदी भाषा तो बिल्कुल आप कहेंगे जी पश्चिमी हिंदी से जो हिंदी निकली अपनी जो बोली हरियाणवी, ठीक है, तो ये भाषा तो अपनी है ही। उसके अलावा ब्रज भाषा ये बेसिकली आपका जो पलवल और फरीदाबाद है वहां पे ये भाषा यूज होती है। उर्दू की बात करी जाए तो भाई एक बार पेपर में आ गया था कि उर्दू सबसे ज्यादा कित बोली जावे है। मेवात भी ऑप्शन में नहीं था, पानीपत भी नहीं था, हमें जाना पड़ा था गुड़गांव के साथ। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, उर्दू में भी आप काफी समर्थ हैं। लेकिन बात आती है पाली भाषा, कौन सी भाषा, पाली भाषा इसमें समर्थ नहीं है। अब एक क्वेश्चन में आपको बता के गया था टोपरा स्तंभ लेख से, परसों ही पढ़ाया था टोपरा स्तंभ लेख है। अब ये तो सभी को पता है कि टोपरा स्तंभ लेख है, ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये टोपरा गांव में रहेगा, जो पहले जब अशोक ने स्थापित कराया तो अंबाला का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में ये जा चुका है कहां पर है, यमुना नगर में। और ये जो टोपरा स्तंभ लेख है इसमें जो पत्थर मंगाया गया था गिरनार पहाड़ी गुजरात से मंगाने का काम किया था। और इस पे ऊपर जो लिपि रहेगी, इसके ऊपर जो लेख लिखा गया वो किस लिपि से लिखा गया था, तो आप कहेंगे सर ये ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। जबकि इसकी भाषा बताई थी मैंने, और वो भाषा कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर वो प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा भाई, प्राकृत भाषा है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो सेशन है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। स्वाई सिद्ध योजना बहुत बढ़िया भाई, नीतू शर्मा, सोनिया शर्मा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय है जो हमारे साथ दिया। अभी थोड़ी देर में लगभग 5 से 7 मिनट में आपकी दूसरी क्लास है वो आने वाली है, ठीक है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पे आप बने रहिएगा। और मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।